दोस्तों, द ग्रेट थॉट चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यह 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रही। तो आगे चलते हैं। जैसे अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, हम टॉपिक अपना स्टार्ट करने वाले हैं वैदिक काल। इसमें हमने जो मुख्यतः बातें हैं वो हमने अपनी इसमें तैयार किया है, जिससे कि एकदम से समस्या समझ आ सके। इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहला है वेदों की रचना इस काल में होने के कारण इस काल का नाम वैदिक काल पड़ा। इसका तात्पर्य यह है कि इसी काल में वेदों की रचना हुई थी, जिस वजह से इसका नाम वैदिक काल पड़ा। और वेद की रचना आर्यों द्वारा इसी काल में की गई थी। अब ये आर्य कौन थे? आर्य मध्य एशियाई भारत से आए थे, जो कि हमारा सेंट्रल एशिया है, वहाँ से उसमें देश है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। और हमारा आर्य को ही वैदिक काल का रचनाकार कहा गया है, क्योंकि आर्यों द्वारा ही वेदों की रचना की गई थी। इसी वजह से इनको वेदों का रचनाकार बोला गया। आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे, लेकिन वो भारत के लोगों को निम्न कहते थे। हाँ, क्योंकि आर्य तो बाहर से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। और भारत के लोगों को निम्न इसलिए कहते थे क्योंकि उन लोगों को संस्कृत भाषा का अच्छे से ज्ञान था। और यहाँ जो भारतीय थे उनको संस्कृत भाषा का अच्छे से ज्ञान नहीं था। और क्योंकि संस्कृत भाषा जो है वो देवताओं की भाषा मानी गई है और आर्य इसमें निपुण थे, और इसलिए वो खुद को श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ और उच्च जाति का कहते थे। और अब आगे आप देख सकते हैं, इसमें आर्य द्वारा भारत का आर्यकरण दो भागों में किया गया। हाँ, पहला था हमारा दक्षिण भारत आर्यकरण, दूसरा था हमारा उत्तर भारत आर्यकरण। दक्षिण भारत आर्यकरण जो किया गया था वो अगस्त ऋषि द्वारा किया गया था, और हमारा उत्तर भारत आर्यकरण किया गया था गौतम राहुगढ़ द्वारा। गौतम राहुगढ़ द्वारा उत्तर भारत का जो आर्यकरण किया गया था, वहाँ पर उस समय राजा थे राजा विदेह। एक राजा विदेह करके नाम था उनका, मैं लिख देता हूँ, विदेह। राजा विदेह करके नाम था उनका। और वैदिक काल में केवल कृषि और पशुपालन का क्या कार्य किया जाता है। जी हाँ, जो वैदिक काल था हमारा, उसमें जो है केवल कृषि और पशुपालन का कार्य किया जाता है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल में यही अंतर है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि और पशुपालन का तो किया ही जाता था कार्य, लेकिन वहाँ पर व्यापार भी किया जाता था। किंतु वैदिक काल में व्यापार नहीं किया जाता है, केवल कृषि और पशुपालन ही किया जाता था। इस काल में जो है गाय जो थी वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जानवर मानी जाती थी। और किसी भी व्यक्ति की अमीरी गरीबी का पता करने के लिए भी उसके पास कितनी गायें हैं उसके हिसाब संख्या देखी जाती थी, और तब उसकी अमीरी का ज्ञात किया जाता था। और वैदिक काल में एक यह भी चलन था कि वैदिक काल में गाय गुम हो जाने पर वहाँ का राजा गाय को ढूंढ कर देता था। हाँ, ये भी सत्य बात है। इस घटना को गविष्टि कहा गया है। यही गविष्टि के ऊपर यहाँ पर काफ़ी बार प्रश्न आ चुका है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी घटना को गविष्टि कहा गया है। और अगला आप देख सकते हैं, भारत के 10-10 राजाओं ने मिलकर आर्यों के भरत कबीले से युद्ध किया। भरत कबीला ये आर्यों का ही कबीला था, जो कि बहुत ही ज्ञानी और निपुण था हर एक कला में। और भरत कबीला आर्यों का ही था, जो कि सबसे मजबूत कबीला था। इस युद्ध का नाम दसराज का युद्ध रखा गया। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है, पहले भी आ चुका है। दसराज का युद्ध किस युद्ध को कहा गया? तो दसराज का युद्ध वो है जिसमें भारत के राजाओं द्वारा भरत कबीले से युद्ध लड़ा गया था।
और इस युद्ध में आर्यों की जीत हुई थी। और अब दसराज युद्ध के बाद ही इस देश का नाम भारत देश हो गया। जी हाँ, दसराज युद्ध जब आर्यों द्वारा जीता गया तो इस हमारे भारत देश का नाम तभी भारत देश पड़ा था। और आर्य सर्वप्रथम भारत के पंजाब में धीरे धीरे आए थे। जी हाँ, जो आर्य लोग थे वो पूरे समूचे भारत में एक साथ नहीं आए थे, बल्कि सबसे पहले वो पंजाब में आए थे। वहाँ पर 5 नदियाँ थी और 2 अलग से सिंधु और घग्गर नदी थी। जी हाँ, कुल 7 नदियाँ हो गई हैं। इसलिए आर्यों के प्रारंभिक निवास स्थान को सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया है। इस पे बच्चों क्वेश्चन आता है, सप्त सैंधव प्रदेश किसे कहा गया है? सप्त सैंधव प्रदेश आर्यों के प्रारंभिक निवास स्थान को कहा गया है। ये क्वेश्चन है। एक सप्त सैंधव प्रदेश उत्तर पश्चिम में है। जी हाँ, ये उत्तर पश्चिम में पड़ता है। वर्तमान में यह हरियाणा और पंजाब राज्य में आता है। जी हाँ, यह वैदिक काल का शुरुआती दौर था। ये बिल्कुल की पॉइंट्स लिखे हैं बच्चों यहाँ पर सारे, आप ध्यान दीजिए। और वैदिक काल का समय जैसा कि आपको पता ही है, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। और सिंधु घाटी का समय था हमारा 2500 ईसा पूर्व से 1785 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल के बीच जो 250 वर्षों का गैप है। जी हाँ, जो हमारा 250 वर्षों का गैप है, मतलब कि 1500 और 1750, ये जो 250 वर्षों का गैप है, इस पीरियड को संक्रमण काल मतलब कि ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं। क्योंकि संक्रमण काल ट्रांजिशन पीरियड उसको बोला जाता है जब किसी एक सभ्यता और दूसरी सभ्यता के बीच कोई भीषण तबाही आती है और एक बीच का बहुत बड़ा कार्यकाल खराब हो जाता है। इसको वर्तमान में एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो जैसे कि कोरोना काल आया था, उस समय कुछ महीने के लिए बिल्कुल कार्य बंद हो गए थे। तो उसमें 2 समाज बन गए, एक तो कोरोना से पहले का समाज, एक कोरोना के बाद का। तो जो बीच का जो समय था वो, उसको हम ट्रांजिशन पीरियड कह सकते हैं। उस समय सारे काम बंद हो जाते हैं और कार्यकाल खराब हो जाता है। तो समझिए बच्चों, अब आता है हमारा, जब सिंधु घाटी सभ्यता की तबाही हुई थी तो एक लंबा काल बर्बाद हुआ था। जी हाँ, ये भी एक एग्जाम्पल ही है हमारा। जब सिंधु घाटी की तबाही हुई थी तो उस समय भी एक लंबा काल बर्बाद हुआ था। और उस समय अगली सभ्यता को खड़े होने में लगभग 250 वर्षों का समय लग गया। इसी को हम ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं, मतलब कि संक्रमण काल। और वैदिक काल हमारा है 1500 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व तक। इसमें हमारे वैदिक काल में हमारे 2 काल आते हैं। पहला है हमारा ऋग्वेद काल और दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद काल जो है हमारा वो आता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल आता है हमारा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है जरूर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोनों। और ये जो ऋग्वेद काल है हमारा, इसमें जो है वेदों की रचना सबसे ज़्यादा हुई थी। और ये जो वैसे तो कोई अंतर नहीं है दोनों में, लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है ये थोड़ा विकसित ज़्यादा था ऋग्वैदिक काल से। अब आगे देख सकते हैं आप, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये सॉरी रिपीट हो गया। अब हम इसमें समाज की बात करें तो इसमें समाज में 4 तरह के लोग रहते थे। सबसे पहला था ब्राह्मण, दूसरा था हमारा क्षत्रिय, तीसरा था हमारा वैश्य और चौथा था हमारा शूद्र। इसमें हम 4 कैटेगरी बना लेते हैं, ये देख सकते हैं आप, 1 2 3 4। सबसे ऊपर इसमें रखा जाता था यहाँ पर भगवान को।
और सबसे यहाँ पर नीचे आते थे शूद्र। शूद्र क्यों? शूद्रों की संख्या ज़्यादा होती थी। शूद्र वो होते थे जो सेवा करने वाले लोग होते थे, जिनको शिक्षा वगैरह का ज्ञान नहीं होता था। और दूसरा आता था हमारा वैश्य, जो व्यापार करने वाले होते थे। और तीसरा था हमारा क्षत्रिय। क्षत्रिय यहाँ पर रखे जाते हैं। क्षत्रिय भी कम ही थे, जो कि रक्षा करते थे, युद्ध वगैरह वही लड़ते थे। और ब्राह्मण सबसे ऊपर फिर हमारा रखा जाता था ब्राह्मण। ब्राह्मण इस समय भी लगभग 3% ही हैं पूरे भारत में। ज़्यादा ब्राह्मण अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं थे। और ब्राह्मण उनको बोला जाता था जो शिक्षा देने वाले लोग थे, और इनको ब्रह्मा जी का स्वरूप माना जाता था। और आगे देख सकते हैं आप देवता। वहाँ पर एक इंद्र को जो है वर्षा एवं युद्ध का देवता माना जाता था। और अग्नि के आग के देवता को अग्नि बोलते थे। और वरुण वायु के देवता को बोलते थे। और जंगल के देवता को बोलते थे सोम देवता। और तूफान के देवता को बोलते थे मारुत देवता। और बिखिया के देवता को बोलते थे रुद्र देवता। इस तरह से हमारे देवताओं को माना जाता था उस समय में। और अब हमारा आता है यज्ञ। उस समय 3 तरह के यज्ञ होते थे। एक तो था अश्वमेध यज्ञ, ये वाजपेयी यज्ञ, एक होता था, तीसरा होता था हमारा राजसूय यज्ञ। इसमें हमारा अश्वमेध यज्ञ, जैसे कि आपने रामायण में भी देखा होगा, अश्वमेध यज्ञ हुआ था। उसमें कोई भी राजा अपना एक यज्ञ कराते हैं, और उसमें एक सफ़ेद घोड़ा लेते हैं। उसको सफ़ेद घोड़ों को छोड़ा जाता था, और साथ में सेना भेजी जाती थी पीछे से। और जहाँ कहीं भी वो घोड़ा जाता था, वो क्षेत्र उसी राजा का हो जाता था। और अगर कोई राजा या कोई व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में उस घोड़े को पकड़ता था, और फिर उसको युद्ध लड़ना पड़ता था, और वह युद्ध नहीं लड़ता था, तो वो क्षेत्र उस राजा का हो जाता था जिसने वो घोड़ा छोड़ा है, मतलब कि जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया है। और हमारा दूसरा आता है वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ से हम ये समझते हैं, इसमें होता है शक्ति प्रदर्शन, जैसे हमारे भारत में ही होता है। 26 जनवरी को हमारे टैंक, गोला बारूद वगैरह का प्रदर्शन होता है, तो वो ये वाजपेयी यज्ञ होता था। ये अभी भी होता है। और हमारा तीसरा आता है राजश्रेय यज्ञ। राजश्रेय यज्ञ होता है राजा जो है चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए राजश्रेय यज्ञ कराते थे। जैसे कि अभी अमेरिका वगैरह में शपथ होती है राष्ट्रपति वगैरह की, तो वो आगे हाथ करके शपथ लेते हैं कि मैं राष्ट्रपति शपथ करता हूँ। तो वो इस तरीके से ये राजश्रेय यज्ञ होता था। और आगे आता है हमारा पंचायत। उस समय पंचायत को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है हमारा सभा, और दूसरा आता है हमारा समिति, और तीसरा आता है हमारा विधायक। पहला आता था, इसमें सभा में जो होते थे वो साधारण लोग आते थे, और समिति जो होती थी, और उसमें जो है उच्च लोगों का ही आना था। बस उसमें केवल उच्च लोग ही आ सकते थे। संभ्रांत बोलते थे उसको, संभ्रांत। और तीसरा था हमारा विदध। उसमें केवल महिलाएं जो थी वो इसी में शामिल हो सकती थी। और सबसे ज़्यादा जो भीड़ होती थी पंचायत में, वो विदध में ही होती थी। तो बच्चों, आज आपने थोड़ा कुछ समझा। अब बाकी इस टॉपिक के बारे में हम कल चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।